ये है पिया का FM। वन मोर स्पेशल गेस्ट विथ मी। हेलो, नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते विशाल, बिल्कुल ठीक हैं आप? मैम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज आप। क्या बात है, मतलब राखी का रंग अभी तक उतरा नहीं है। थैंक यू सो मच। पहले तो वेलकम आपको हमारे हैशटैग पिया के एफएम में जुड़ने का, इस यूट्यूब चैनल के साथ में। और आपने हमें बहुत यूजुअल टाइम निकाल के टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मैम कहाँ से शुरुआत करूं, आपके बारे में समझ नहीं आ रहा है, बट अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने अपनी निजी जिंदगी की शुरुआत करी। विशाल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और पिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारी कहानियों को वो लोगों तक पहुँचाती हैं। और जहाँ तक शुरुआत करने की बात है, मैं खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ शादी से पहले। और शादी के बाद मैं गुजरात में हूँ, पिछले 25 सालों से बड़ौदा में रहती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है BHSC, उसके बाद में BEd किया है। मेरे पापा कवि थे, तो उन्हीं से मुझे दक्षिणा में मिला है, ब्लड में आया है। तो मैं लिख लेती हूँ, कहानियां लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ। और पूरे परिवार का साथ मिला हुआ है। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, कलश और नीतू। डॉटर इन लॉ है प्रियंका, बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी। और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, नाती है मेरा युवान और नातन है रूहानी। मतलब कहें तो आपके घर में सारे धर्म के लोग हैं। कलश जिसके बिना कोई पूजा नहीं हो सकती, नृत्य जिसके बिना डांस नहीं हो सकता, और युवान जिसके बिना युवा पीढ़ी चल नहीं सकती, ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं, मध्य प्रदेश से आप जुड़ी और वडोदरा गुजरात में भी आप रहती है। खान पान का क्या सीन है? क्या रतन मैम भी वैसे ही खान पान करती है, गुजराती बन चुकी है पूरी तरीके से? थोड़ी गुजराती तो बनी हूँ बिल्कुल, क्योंकि गुजरात में रहते हुए 25 साल हो गए हैं, तो थोड़ा तो असर आ ही जाता है। मैम कैसे स्कूलिंग लाइफ, मैम आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी रही? बिकॉज आपकी स्कूलिंग लाइफ में शायद अगर मैं बात करूं कि सन 70-80 की बात है जब आप स्कूल लाइफ में होंगी, तो मैम वो स्कूल लाइफ के बारे में आप हमें बताएं कि वो स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चों के हाथ लगा दिया जाए तो पेरेंट्स नेक्स्ट डे स्कूल पहुंच जाते हैं। क्या आपके समय पे भी आपके फादर मदर कभी स्कूल गए थे जब आपको डांट पड़ी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल विशाल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे टाइम का समय बहुत अलग था। मैं एक अपने टाइम का किस्सा आपको सुनाती हूँ। नॉटी तो हम लोग भी थे, क्योंकि छोटे थे, वो उम्र ऐसी होती है कि अपने आप कुछ ना कुछ शरारत करते हैं। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो एक बार मैं और मेरी 4-5 फ्रेंड्स ने 9th स्टैंडर्ड में, मैं लगभग 15-16 ईयर्स की रही होंगी, तब हमने अपना स्कूल से बंक करने का मन में ठान लिया था कि बस एक बार स्कूल बंक करना है और मूवी देखने जाना है। तो हम पांचों की पांचों स्कूल से भागे, क्लास में से भागे अपना अपना बैग लेके। ग्राउंड काफी लंबा था, तो ऑफकोर्स मेन गेट से तो नहीं जा सकते थे क्योंकि चोरी से भाग रहे थे। तो हम लोग पीछे तार से कूद के जाने वाले थे। तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी वो टेरेस के ऊपर थी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता था। अब टेरेस से उन्हें हमें देख लिया और उन्होंने वॉचमैन को हमारे पीछे भगा दिया। वॉचमैन हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तो भी हम नहीं रुके, हम लोग तार कूद के भाग गए, मूवी देखी और घर पहुंच गए आराम से। घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन दूसरे दिन जब हम वापस स्कूल पहुंचे हैं, तो प्रिंसिपल मैम ने तो पता लगा दिया था कि किस क्लास से बच्चियां भागी हैं। तो हमारी जो क्लास की टीचर थी, उन्होंने हमें बुलाया, 5 लड़कियों के नाम लिए। तो हम तो बिल्कुल काटा तो खून नहीं, वैसी हालत थी। फिर उन्होंने कहा, जाइए, आप लोगों को 5 को प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है, आप लोगों ने बहुत नाम रोशन किया है स्कूल में। तो ओ माय गॉड, हम लोग तो इतने, मतलब क्या बताऊं आपको। हम गए प्रिंसिपल मैम के कमरे में, तो वहां पे हम 5 नीचे सिर करके खड़े थे। और फिर हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें एक लेटर दिया कि आप लोग जाइए और जाके अपने अपने पेरेंट्स से इस पे साइन करवा के दें। बस फिर क्या था, गए घर पे, डांट भी पड़ी थोड़ी बहुत और उसके बाद कसम खाई कि जिंदगी में आप कभी ऐसा नहीं करेंगे।
लेकिन पेरेंट्स बहुत, उस समय के पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि बच्चों को थोड़ी सी भी डांट पड़ जाए तो सीधे स्कूल पहुंच जाएं। वो हमें ही समझाते थे कि आपकी गलती है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब गलती तो हमने कर ली, डांट भी खा ली। मैम आसपास नाती पोते अभी भी होंगे, इन फ्यूचर वो भी ऐसा करेंगे, क्या आप उन्हें डांटेंगी कभी अगर वो ऐसा करते हैं तो? नहीं डांटूंगी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ समझाऊंगी कि बेटा एक बार हो गया, दूसरी बार बंक मत मारना, क्योंकि मैंने भी एक ही बार मारा, फिर कॉलेज में भी कभी नहीं मारा। मैम कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? मतलब स्कूल लाइफ तो जस्ट कहते हैं कि बच्चों के लिए, हम अभी भी अपनी स्कूल लाइफ को बहुत याद करते हैं, आप भी अपनी स्कूल लाइफ में। मैम स्कूल, आपकी स्कूल लाइफ में वो मोमेंट्स, बहुत बहुत सारे मोमेंट्स होंगे, लाइक 1 रुपए की वो 10 टॉफियां आना, और वो लाइक कह लें कि वो ठंडी वाली वो पेप्सी पीना 1 रुपए वाली। मैम आपने भी क्या वो सब चीजें खाई है? क्या आपने भी वो सब चीजें, सब काम किए हैं जो हम लोग उस चीज को मिस करते हैं जब हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं? विशाल, हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे पेप्सी वगैरह नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे कबीट मिलते थे और उनकी चिक्की मिला करती थी, खट्टी इमली मिलती थी, वो सब हम लोग खाया करते थे। स्कूल से बाहर निकल के ठेले खड़े होते थे, जरूर खाते थे। बहुत एंजॉय किया है हम लोगों ने स्कूल लाइफ। मैम आजकल के पेरेंट्स तो जब कॉलेज में आए विशाल हम लोग, तो कॉलेज में 2 तरह की चीजें थी। एक तो हमें कि पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है, और दूसरा ऐसा था कि मस्ती भी करनी है, क्योंकि वो उम्र थी सजना धजना, मूवीज देखना, फिल्म देखना। तो 2 चीजों के साथ में हम चल रहे थे, तो दोनों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़े, अच्छे से पास हो गए। मेहनत बहुत करती थी, मैं बहुत ही मेहनती थी, तो काफी मेहनत करती थी, और बस उसी अपनी मेहनत के सहारे, में बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन मेहनत के दम पे मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, एमए करना चाहती थी, लेकिन बीच में शादी हो गई। मैम अभी थोड़े टाइम पहले इंडिपेंडेंस डे और राखी गया है, जहां हम स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में थे। मैम क्या आपने भी कभी कोई परफॉर्मेंस स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में दी थी? बिल्कुल विशाल, किया है। मैम आपने अगर परफॉर्मेंस दी होगी तो बेशक आपने कोई ऐसा एक सॉन्ग तो जरूर गाया होगा उन 2 फेस्टिवल्स के बीच में, क्योंकि इन मंथ ऑफ अगस्त ये 2 फेस्टिवल मेरे अकॉर्डिंग पड़ते हैं कि राखी और इंडिपेंडेंस डे। तो रतन मैम ने वो कौन सा गाना आज भी गुनगुनाती हैं जब वो 15 अगस्त आता है, और जब राखी आती है तो आज भी वो गाना कौन सा है जो रतन मैम गुनगुनाती है और उनके बच्चे बोलते हैं वाओ मम्मा क्या गाती हो आप? तो विशाल इस समय तो राखी के तो वही पुराने गाने हैं जो लता मंगेशकर जी जो गाया करती थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, उस टाइप के जो गाने हैं, वो जब भी राखी का त्योहार आता है तो वो गाने जरूर याद आते हैं, और रेडियो पे हम वो गाने सुनते हैं। 15 अगस्त जब आता है या 26 जनवरी जब आती है, तो मुझे राष्ट्रीय जो अपने गाने होते हैं वो सुनने का बहुत शौक है। मैं हमेशा अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि पूरे जितने भी आप लगा सकते हो सारे के सारे लगा दो। तो और फिर आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है अक्षय कुमार की फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है, तेरी मिट्टी, तो मैं बहुत सुनती हूँ वो गाना। मैम आप सुनती होंगी तो बेशक हम चाहेंगे कि #पिया के FM पे जब हम लोग चाहेंगे कि आप वो 2 लाइनें हमारे लिए गाएं कि हमारे इस चैनल पे लोग सुने तो वाव वाली फीलिंग आए। तो बिल्कुल मत बोलिए आप, मैं गाना बहुत गंदा गाती हूँ, मैं गा नहीं सकती। मैं डांस करती थी कॉलेज में, और मैंने परफॉर्म भी किया है, स्टेट लेवल पे भी किया है, उसमें मुझे प्राइज भी मिला है। और गाना जहां तक है, तो यदि मैं गाना गाऊंगी तो शायद आप भाग जाएंगे। मैम भागने की तो जगह है ही कहाँ आज? मैम भागने के लिए जगह है ही नहीं ना, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा ही इसलिए हूँ कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, आपके बारे में बहुत सारे जानना था, और आप गाती इतना सुंदर होंगी तो वो सुनने के लिए तो मैं बेताब हूँ, तो आपको सुनाना तो पड़ेगा ही। चलो अच्छा नहीं हूँ, मैं गाऊंगी नहीं विशाल। और कुछ पूछिए। इसी घड़ी में आगे बढ़। लाइफ के बारे में पूछा, तो कॉलेज लाइफ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग बीएड कॉलेज में थे, तो हमारे यहाँ पे एक बार तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता हुई थी। तो मेरा फील्ड था डांस, भाषण देना मेरा फील्ड बिल्कुल नहीं था। तो मैंने डांस किया था, तो वो सबको बहुत पसंद आया। लेकिन उसके बाद में पता नहीं लड़के भी थे, तो किसी ने शरारत करी और जाके रत्ना तिवारी ऐसा नाम लिखवा दिया तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के लिए। फिर स्टेज पे से एकदम से नाम अनाउंस हुआ, रत्ना तिवारी तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के लिए आप आ जाइए। तो मैं तो एकदम हैरान रह गई कि मेरा नाम किसने लिखा दिया जाके, लेकिन जाना तो पड़ा क्योंकि नाम डिक्लेयर हो गया था। फिर मैं गई तो मुझे चिट निकालनी पड़ी, तो चिट में निकला था कि काश मैं प्रधानमंत्री होती। अब मुझे टाइम मिला था 1 मिनट का, 1 मिनट सोचना था और 1 मिनट की भाषण देना था। तो मैं तो 1 मिनट में कुछ भी नहीं सोच पाई। तो कॉलेज में लड़के थे, तो लड़के लोग शोर मचाने लगे। तो मैंने कहा कि प्लीज आप मुझे 2-3 मिनट सोचने के लिए तो दीजिए। तो लड़के ना इतनी तालियां बजाई है ना कि 2 मिनट की भाषण के लिए 3 मिनट मुझसे मांग रही है सोचने के लिए।
तो बहुत ही यादगार थे वो पल, जब कॉलेज में मतलब इस तरह की शरारत होती थी, वो याद आते हैं हमेशा। वो पल तो बहुत याद आते हैं, और उस पलों के बीच में आपने इतना लंबा समय भी निकाल दिया कि हम नाती पोते तक हो चुके हैं। मैम, करियर की शुरुआत अभी भी चल रही है, आप अभी भी कविताएं लिखती भी हैं, और साथ में पिया के एफएम जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपकी कहानियां पहुंचाता भी है। मैम, इसी बीच में कविताएं, जहाँ एक डांस करने का शौक था, और जहाँ आप कह रही है मुझे डांस करने का शौक था, आप गाती भी थी, मतलब इतना अच्छा नहीं लेकिन गा लेती थी, तो हमें कविता लिखने का शौक कहाँ से हुआ? मतलब कहाँ से? जब माता पिता तो ठीक है कि आज की अंकल जब लिखते थे तो मतलब उनके साथ बैठ के आप लिखा करती थी, उसके बारे में क्या कहना है कि कैसे वो शौक नहीं, आया? शायद बिल्कुल नहीं। मैंने तो अभी अभी पिछले 4 साल पहले ही लिखना शुरू किया है। उसके पहले मैंने नहीं लिखा था। कॉलेज में कभी 2-4 मुक्तक या फिर एक आध छोटी सी कविता लिखी थी, लेकिन वो तो डायरी पता नहीं कहाँ चली गई, वक्त के साथ वो सब कुछ खो गया। लेकिन मैंने पिछले 4 साल पहले जब मेरी मम्मी की बर्थडे थी, तब मैंने फर्स्ट कविता अपनी मम्मा के ऊपर लिखी थी। बस उसके बाद से जो लिखना शुरू किया, तो अभी तक मेरी लगभग 400 कविता और कहानी पब्लिश हो चुकी हैं। और जो एक हर राइटर का सपना होता है, ग्रह शोभा में, ग्रह लक्ष्मी में, वो मैगजीन्स में भी मेरी कहानियां छपती रहती हैं, कविताएं भी आती रहती हैं। और इसी तरह से करियर आगे बढ़ रहा है, और जो भी लिखती हूँ ऐसा लिखती हूँ कि हर मेरी कविता में, हर मेरी कहानी में समाज को कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। तो करियर अच्छा चल रहा है। बहुत लेट शुरू किया, अपने टैलेंट को पहचानने में बहुत देर कर दी, लेकिन पहचाना और चल रही हूँ उसके साथ। मैम, कहा जाता है, मैंने कहीं से सुना था कि टैलेंट पढ़ाई की कभी उम्र नहीं होती, इसको जब चाहो जब पकड़ लो और चलते रहो उसके साथ में। तो उसी 4 साल के पीछे आपकी मम्मा का आशीर्वाद आपके साथ है, और आज आप लिख रही हैं, और बहुत लंबे समय तक लिखेंगी अभी तो, क्योंकि अभी उम्र ही क्या है, 30-40 साल उम्र है, और अभी तो 100 साल तक अपन को लिखना है। तो यही आशा है हमारी आपकी। मैम, ऐसी कोई बेस्ट सपोर्टिव पार्टनर, हर एक इंसान का एक इंस्पिरेशन रहता है, एक सपोर्ट रहता है, तो आपकी लाइफ का वो सपोर्टिव पार्टनर कौन था आपके साथ? विशाल, मेरे लाइफ का सपोर्टर पार्टनर है मेरे हस्बैंड, जिन्होंने, उनके ही वजह से मैं लिख पाई हूँ। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट कविता लिखी थी ना, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था कि तुम लिखो, तुमने मम्मा के लिए इतनी अच्छी कविता लिखी, तुम लिख सकती हो। फिर जब मैंने अपनी दूसरी या तीसरी कविता लिखी, तो उन्होंने अमर उजाला, जो हमारा न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें उन्हें पब्लिश होने के लिए भेजी, और वो दूसरे ही दिन पब्लिश हो गई। तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब आत्मविश्वास मिला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद से ना, मैंने जितना भी लिखा विशाल, मैं सिर्फ डायरी में लिखती हूँ। उसके आगे का सारा काम, उसे टाइप करना, लंबी लंबी कहानियां होती हैं वो सब टाइप करना, पेपर्स में भेजना, मैगजीन्स में भेजना, वो सब कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं। तो इससे बड़ा सपोर्ट और क्या चाहिए। मतलब अगर बात करें तो रतन मैम तो सिर्फ कलम चलाती है, और बाकी का जो पीछे का जो काम है, कलम के पीछे का जो प्रोसेस होता है, वो सर पूरा अदा करते हैं। मैम, साथ में वैवाहिक जीवन में आपकी भी कोई वैवाहिक जीवन की बहुत खास स्टोरी रही होगी, जो आप हमें बता सकती हैं, तो प्लीज बताइए। बहुत फनीएस्ट मोमेंट आपकी वैवाहिक जीवन का कौन सा रहा? आपकी आवाज विशाल, आवाज कट के आ रही है, सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से पूछ सकते हैं? अभी प्रॉपर आ रही है मैम? हाँ जी। मैम, आपकी भी वैवाहिक जीवन का बहुत एक फनीएस्ट मोमेंट रहा होगा। शादी के बाद में बहुत सारे फनी मोमेंट होते हैं, तो सर के साथ एक फनी मोमेंट जो आपने या तो टाइम स्पेंड करा हो, या फिर बहुत फनी मोमेंट आपके लिए रहा हो, और वो आज तक आप उसे याद करती है, तो मैम वो कौन सा है? विशाल, हम दोनों की शादी जो हुई थी ना, वो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। तो ऐसी शादी थी कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था मेरे हस्बैंड का, जिनका नाम है ओम प्रकाश पांडे। तो मेरे पापा ने और मेरे चाचा लोगों ने मिलके वो देखा, और उन्हें अच्छा लगा, तो उन लोगों ने रिश्ता करवा दिया। तो हमने एक दूसरे को देखा नहीं था। तो सबसे फनी बात यही थी कि मेरी जो सुहाग रात थी, उस दिन मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को देखा था, और तब पहली बार मालूम पड़ा था कि ओ माय गॉड, ये मेरे हस्बैंड है। क्योंकि जिस समय हमारा वरमाला हुआ था ना, तब भी मैंने उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा था। और तो शादी में लगभग काफी यहाँ तक का, वो पहले के टाइम पे थोड़ा घूंघट हुआ करता था, रिसेप्शन में थोड़ा खोला था, लेकिन फिर भी देखा नहीं था उनकी तरफ। तो ऐसे बिना देखे शादी करी, लेकिन उसके बाद भी बस ये है कि बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, बिना देखे कि अपने पापा मम्मी पे विश्वास किया कि जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। और बाकी तो फनी मोमेंट तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही याद रहती है कि बिना देखे शादी करी। और तो क्या आप सर को कभी, तक क्या आप कभी ऐसे गुस्से में होती है, सर को बोल देती हैं आप कभी, देखो मैंने तुमसे बिना देखे शादी करी, फिर भी तुम मुझे प्यार नहीं करते, या फिर तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मैं
सह ही नहीं पाती। क्या ऐसा कोई मोमेंट भी होता है मैम कभी? नहीं, झगड़ा तो होता है विशाल, ऐसी बात नहीं, कोई भी हस्बैंड वाइफ हो बिना झगड़े के नहीं रह सकते, झगड़ा होता है, लेकिन नहीं, झगड़ा तो सॉल्व होता भी है, हो देखो जाता है। जहाँ बहुत जब झगड़ा झगड़ा होगा, होता है ना, जहाँ झगड़ा होगा वहाँ प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा। तो क्या बहुत बहुत ये लाइन कभी दोहराई जाती कि देखो मैंने आपको देखा नहीं था फिर भी मैंने आपको पसंद कर लिया? और वो घूंघट वाली बात तो मेरे को भी हंसी आ रही है। पहले की लाइफ में सही में ऐसा होता था, जहां तक मैं बिल्कुल अपने होता है, पेरेंट्स से सुनता हूँ। और आप तो बहुत बिल्कुल होता यंग है मेरे से, तो आपको तो बहुत सारी बातें हमसे आपको सीखने को मिली, इवन सबको सीखने को मिलेगी जितने भी यूट्यूब चैनल पे हमें देखेंगे कि रतन मैम की कहानी इतनी अलग थी कि सोचने में भी टाइम लग जाए सबको कि। और जहां विशाल। मेरा नाम विशाल, मेरा नाम रत्ना है। ओके, रत्ना मैम, ओके। तो रत्ना मैम, मतलब आपको रतन, भारत रत्न अवार्ड देना ही चाहिए, मैं ये बोलने वाला था लेकिन रत्ना निकल गया गलती से। सो मैम आगे बढ़ते हैं मैम। करियर की शुरुआत हो गई मैम, जब आप लिखती हैं तो कितनी देर में एक स्टोरी या एक कविता कंप्लीट कर लेती हैं और कितना टाइम लगता है? क्या आपका जोनर रहता है? जैसे मेरा जोनर एंटरटेनमेंट है, जैसे मैं आपको लाइव ले लेता हूँ या फिर कभी कोई अलग होगी, तो मैम रत्ना मैम का क्या जोनर रहता है इस पूरे उसमें? विशाल, मुझे ना कविता लिखने में बहुत टाइम नहीं लगता है, मैं कविता जल्दी लिख लेती हूँ। बस मुझे ना जो हमारे समाज में घूमती रहती है चीजें, जो होती रहती है, मैं उसी में से किसी चीज को पकड़ लेती हूँ। जैसे अभी अभी आपने भी देखा होगा न्यूज चैनल में काफी कुछ वो नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ अश्लीलता के वीडियोस के बारे में आया था। तो मैंने जैसा ही वो न्यूज देखा तो मैंने उसके ऊपर एक कविता लिख दी। फिर जैसे एक दिन मैंने देखा कि हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और कचरे की गाड़ी लेके जो बेचारी लेडीज जाती हैं, उन्हें देख के मुझे बहुत दुख हुआ, तो उनके लिए कविता लिख दी। रात को कभी कभी कुत्ते बहुत भौंकते हैं या रोते हैं, तो उनके लिए कविता लिख दी। कभी कभी पेरेंट्स वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, उनके लिए लिख दी। तो कविता लिखना मुझे बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता है। कहानी लिखने में समय जरूर लगता है, क्योंकि कहानी लंबी होती है और उसके लिए मतलब लंबा समय चाहिए रहता है। तो पहले उसको लिखो, लिख के फिर कितनी बार कट करना पड़ता है, फिर फेयर करना पड़ता है, फिर कट करना पड़ता है, बीच बीच में कुछ जोड़ना पड़ता है। तो कहानी लगभग लिखने में मुझे 1 हफ्ता तो लग जाता है। कहानी लिखने में 1 हफ्ता और कविता लिखने में कुछ चंद घंटे रत्ना मैम को लगते हैं। मैम हमारे इस पिया के एफएम ने एक हैशटैग पिया का एफएम कॉन्टेस्ट रखा है, जिसमें हम लोग जो भी हमारा गेस्ट होते हैं उनके साथ हम लोग खेलते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इसके लिए? मैम उसमें आपको करना ही होगा कि आपको हैशटैग पिया का एफएम यूज करना होगा। जब मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आपका आंसर जब आपको देना होगा, जस्ट आंसर से पहले हैशटैग पिया का एफएम आपको लगाना होगा। ओके, सो शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग वाली शुरुआत है। एक मिनट, मुझे उसके लिए अपनी बेटी को बुलाना पड़ेगा। ओके ओके। और विशाल, आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन अभी आरजेइंग कर रहा हूँ और जयपुर में हूँ, और साथ में 4 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ, और साथ में आप जैसे गेस्ट से बात करने का मौका मुझे पिया का एफएम दे रहा है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल से। और मैं चाहूंगा कि आप भी इस चैनल को सपोर्ट करें। इस चैनल में जितने लोग हैं उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोले। जो हमें अभी श्रोता देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैम हमारे इस चैनल का माध्यम ये है कि अक्सर हर चैनल पे इंग्लिश में बात होती है या इंग्लिश वर्ड्स का बहुत यूज है। तो जब मैंने इस चैनल को पकड़ा था तो मैंने ये सोच विचार करके पकड़ा था कि मैं इस चैनल पे बिल्कुल अपनी हिंदी भाषा का उपयोग करूंगा, जितनी हिंदी भाषा का उपयोग हो सकता है। और नियमित रूप से चलता आ रहा है मैम ये, और अभी मैं पिछले महीने से इसको लगातार इसमें लाइव सेशंस ले रहा हूँ और आगे भी लेता रहूंगा। और जितने भी लाइव सेशंस होते हैं वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाते हैं हमारे, वहां से आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों फैमिली मेंबर्स तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके जैसा कोई गेस्ट हमें मिल जाए तो फिर बात ही क्या, फिर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब की जरूरत ही नहीं, मतलब वो तो अपने आप ही आ जाने हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी और इतनी फनी मोमेंट आपके मेरे को मिले मैम। इट्स जस्ट मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मेरे यूज वो उड़ रहे हैं यहाँ पे, देखो आप, मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि हर वे में बात करना, हर तरीके की बात करना बहुत समय लग जाता है, बट आपके साथ कन्वर्सेशन करके मुझे एक्सट्रीमली बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है विशाल आपके साथ बात करके। इसके पहले पिया के साथ भी मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है
और तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैम बिल्कुल, और मैम आपके आदर्श, सम्मान और आपका आशीर्वाद इस चैनल पे बना रहे, यही हम लोगों की बिल्कुल रहेगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई स्टोरी टेलर या फिर फैशन डिजाइनर, फैशन ब्लॉगर, कोई भी ऐसा स्टोरी पर्सन हो जिसकी मैम, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें वहां पे अटक जाती है कि लोग मन की बात कर नहीं पाते हैं। हम अपनी मन की बात अपने तक दबा लेते हैं कि किससे किससे फील करें। अगर आज तक हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि यार मजा नहीं आया, बट हम लोग मजे के लिए नहीं, हम लोग उस जहन उस इंसान की पूरी एंड तक स्टोरी जानेंगे कि क्या उसने अपनी लाइफ में करा। इसीलिए पिया का एफएम जुड़ा है और बहुत सारी बातें हम लोग। तो मैम हैशटैग पिया का एफएम का ये जो कॉन्टेस्ट है वो आपके लिए तैयार है। मैं क्वेश्चंस आप लोग को बोलूंगा, आपको उसको यूज करना है। सो स्टार्ट करें मैम। सो शुरुआत और घड़ी में टाइम तो चेंज हो चुका है, पर रतन मैम के साथ जुड़ के हमें बड़ा मजा आ चुका है। सो वेरी वेलकम वंस अगेन, और शुरुआत करते हैं पिया के कॉन्टेस्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन जो रतन मैम के लिए जाएगा। मैम व्हाट्स योर फेवरेट आइसक्रीम? काजू द्राक्ष। मैम हैशटैग पिया का एफएम यूज करना है। व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस? शिमला। ओके। व्हाट्स द फनीएस्ट मोमेंट विद आपके बच्चों के साथ में? फनीएस्ट मोमेंट कौन सा रहा आपका? बच्चों के साथ में हम लोग जब पिकनिक पे गए थे तो बहुत एंजॉय किया था। हम लोग गए थे हरिद्वार गए थे, बद्रीनाथ गए थे, तो बहुत एंजॉय किया था, बहुत मस्ती करी। हु इंस्पायर यू? जब आपको इंस्पायर करने वाला कोई एक ऐसा इंसान जो आपको यहाँ तक लेके आया, तो वो इंसान कौन से हैं? दो पर्सन्स के नाम बताने हैं आपको। वो 2 पर्सन्स कौन से हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया? एक तो मेरे हस्बैंड है, और एक मेरी बेटी है जो हमेशा मुझसे कहती थी कि मम्मा आप कुछ कर सकते हो, मम्मा आप कुछ कर सकते हो, आप करिए, कुछ तो करिए। तो बस। ओके। अच्छा, नीचे टाइप हो रहा है हैशटैग पिया का एफएम। ओके ओके। सो मतलब ये भी कुछ अलग ही है मैम, लेकिन आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा हैशटैग पिया का एफएम। फेवरेट विजिट प्लेस जो अभी तक आपको सबसे फेवरेट लगी हो। 2 विजिट प्लेस के नाम बताने, एक्सेप्ट शिमला और हरिद्वार के अलावा। गुजरात में कौन सी फेवरेट? अमेरिका गई थी। ओके ओके ओके। तो जब मैं अमेरिका गई थी तो न्यूयॉर्क मुझे बहुत पसंद आया, और मियामी बहुत पसंद आया। ओके मैम, फेवरेट गुजराती फूड? फेवरेट गुजराती फूड हैशटैग पिया का एफएम। हैशटैग गुजराती फूड है फाफड़ा जलेबी। वो मैं भी अभी बहुत सारा खा के आया हूँ रिसेंटली, पिछले वीक ही, मतलब पिछले 2 दिन पहले ही आया हूँ। मैम फेवरेट आपकी लाइफ का फेवरेट मोमेंट हो गया, फेवरेट इंस्पिरेशन। मैम ऐसा कोई इंसान जिसने आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी हो और आप उसे उन्होंने बोला हो कि यार आप प्लीज मेरे लिए ये गाइए, मतलब बोलिए या गाइए, तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आया हो? ऐसा तो विशाल कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने फैमिली में सबके लिए लिखा है। जैसे मैंने अपनी प्रियंका जो मेरी डॉटर इन लॉ है उसके लिए लिखा है, और मैंने रूहानी के लिए लिखा है, मैंने जो मेरी नातन है, मैंने युवान के लिए लिखा है, मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा है, अपने बेटे कलश के लिए लिखा है, अपने हस्बैंड के लिए, यहाँ तक कि अपनी भाभी के लिए भी लिखा है। तो इन सब के लिए मैंने अपनी इच्छा से लिखा है, और मतलब जो उनके ऊपर सूट होता है इस तरह से लिखा है सबके लिए। मैम जब इतना सारा सब कुछ लिख ही दिया है और हमारा जाने का समय भी हो गया है, तो क्यों ना एक फेवरेट पोयम जो आपने, अपनी कविता जो आपने लिखी हो, वो इस पिया के एफएम पे आप लोग सुना के जाएं, जो आपकी फेवरेट हो। और मैंने भी आपको रिसेंटली अपनी इंडिपेंडेंस डे पे ही सुना था, एंड सही में आप बहुत अच्छा लिखती है। कौन सी कविता सुनाऊं मैं आपको? मैम माँ बेटी का रिश्ता बहुत अनोखा होता है, माँ बेटी का रिश्ता बहुत अनोखा होता है, तो वो जो आपने अपनी बेटी के लिए लिखा था वो ही सुना दीजिए प्लीज। ठीक है, तो मैं फिर ओम वो निकाल दो ना, नीतू वाली या प्रियंका वाली निकाल वो।
मैंने जो मेरी डॉटर इन लॉ के लिए लिखा है ना, मैं आपको वो सुनाती हूँ। 2 मिनट दीजिए, मुझे निकालना पड़ेगा। पक्का पक्का। तो वो सुनाती हूँ मैं आपको। और वो मतलब बहुत ही हार्ट टचिंग है कविता, क्योंकि एक दूसरी बेटी को हम अपने घर पे लेके आए, तो वो जो समय होता है वो बहुत ही, तो मैं आपको श्योर, मैं समझ सकता हूँ आपकी पूरी फीलिंग्स, जिस फील में आप है। और मतलब आपकी डॉटर इन लॉ काफी खुश होगी कि उन्हें ऐसी सासू माँ मिली है, दो बिल्कुल रॉकिंग वाली, जिसे कह सकते हैं ना। मैं भी बहुत खुश हूँ ना। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रियंका जैसी डॉटर इन लॉ मिली है। डाउन टू अर्थ है, बहुत ही प्यारी है, और जितना मैं उसे प्यार करती हूँ उतना ही वो भी मुझे प्यार करती है। तो मेरे लिए मेरी बेटी नीतू में और प्रियंका में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे। मैम वही मैंने आपको वही तो बोला कि आपकी डॉटर इन लॉ बहुत खुश होंगी कि उन्हें आप जैसे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मिली है, कि वो हमेशा दोनों ही रॉकिंग है, कोई रोक नहीं, कोई टॉक नहीं, बस काम करो, मस्त रहो, घूमो फिरो, ऐश करो। बिल्कुल बिल्कुल। आज पिया नहीं आई मैम, आज इंटरव्यू मेरे को ही लेना था, क्योंकि मेरे को आपसे बात करने की ज्यादा इच्छा थी कि मैं आप लोगों से मिलूं और आपको जानूं। कि मेरे को पिया मैम ने बहुत बताया आपके बारे में कि आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, साथ में बहुत रॉकिंग भी हैं, मतलब बिल्कुल खुश मिजाज की हैं आप। तो शायद हमें पिया मैम यहीं देख रही होंगी, स्टिल वो हमें देख ही रही हैं। विशाल, वो वाली कविता तो मिल नहीं, एक्चुअली मेरे पास 400 कविता है तो मिल नहीं रही है, लेकिन मुझे दूसरी मिली है कविता, मैं आपको वो सुना। पक्का पक्का मैम। तो सुनिए। रक्त से रक्त कभी जुदा कहाँ होता है, वह तो जीवन भर का नाता होता है। तन अलग हो जाए भले ही, लेकिन मन अंतिम सांस तक जुड़ा रहता है। अश्रु भरी आंखों से विदाई होती है फिर भी, अश्रु भरी आंखों से विदाई होती है फिर भी, बेटी तो हमेशा ही आंखों में समाई होती है। गमगीन भले ही हो पूरा परिवार, गमगीन भले ही हो पूरा परिवार, पर विदाई में भी खुशियों की बौछार होती है। क्या बात है। गमगीन भले ही हो पूरा परिवार, पर विदाई में भी खुशियों की बौछार होती है। जीवन साथी मिल जाता है उसे तभी, जीवन साथी मिल जाता है उसे तभी, नई जिंदगी की फिर शुरुआत होती है। तमन्ना यही खुशियों से भरा उसका परिवार हो, तमन्ना यही खुशियों से भरा उसका परिवार हो, जहां भी रहे बस सुखी उसका संसार हो। जब एक घर से बेटी की विदाई होती है, जब एक घर से बेटी की विदाई होती है, तभी तो गृह प्रवेश की कहीं शहनाई होती है। क्या बात। जब हमारे घर से बेटी जाती है, तभी और कहीं बेटी किसी को मिल पाती है। तो जब एक घर से बेटी की विदाई होती है, तभी गृह प्रवेश की कहीं शहनाई होती है। विदाई के बाद ही नया परिवार बनता है, विदाई के बाद ही नया परिवार बनता है। जीवन चक्र है ये, जीवन चक्र है ये, बस यह सिलसिला यूं ही चला करता है। जीवन चक्र है ये, बस ये सिलसिला यूं ही चला करता है। मैम बहुत अमेजिंग थी। बाय द वे, मैं ये वाली कविता तो आपसे बाय करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब संगीत में जाऊंगा तो मैं ये सुनाऊंगा, तो मतलब लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ किसने लिखी है। सो मैम, इट वाज टू अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके। एंड जाते जाते आप क्या कहना चाहेगी #पिया के FM यूट्यूब चैनल के लिए? कुछ वर्ड्स आपके मुख से हम लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल विशाल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पिया का FM जो है वो हमेशा हमारे जैसे लेखक को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, और हमारे विचारों को, हमारी कहानियों को सिर्फ अपने ही देश में नहीं, बाहर के देशों तक पहुंचाते हैं। बहुत से लोग हमें सुनते हैं, जो कि हम फेसबुक पे भी डाल देते हैं तो शायद इतने लोग नहीं सुन पाते, लेकिन जब पिया का FM होता है तो बहुत लोग हमें सुनते हैं, बहुत लोग हमें पहचानने लगते हैं। और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगी कि पिया का FM आप लोग आगे बढ़े, आपका चैनल यूं ही हमेशा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। पिया के FM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अपनी कहानी हम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल पे हमें कमेंट कर देना है। मिलते हैं फिर नए गेस्ट के साथ पे जल्दी, और तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण। ये है पिया का FM।